वीज़ा सेंड टू एम्बेसी क्या होता है, उम्रा वीज़ा के अंदर एरर जो आ जाता है ये कैसे क्लियर होता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, इस्लामाबाद पासपोर्ट भेज के क्लियर करवाएं या यहीं पासपोर्ट रखे ऑनलाइन क्लियर करवाएं, तमाम तर सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी। और बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का जब से नया सीज़न शुरू हुआ है तो काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस साल भी उम्रा वीज़ा के अंदर वो एरर आ रहा है जो सेंड टू एम्बेसी के हवाले से आता था। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि ये जो सेंड टू एम्बेसी का एरर है या उम्रा वीज़ा के अंदर किसी भी किस्म का एरर है, ये वैसे भी जनरली तमाम कंट्री के वीज़ास के अंदर होता है। स्पेशली अगर हम बात करें दुबई की, क्योंकि सऊदीया के बाद सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी सफ़र करते हैं वो दुबई की तरफ करते हैं। तो दुबई के वीज़े तो इस वक्त 99% रिजेक्ट हो रहे हैं। और ये बात भी मैं आपको बताऊँ इजाफी तौर पर कि उम्रा वीज़ा के अंदर तो ये ऑप्शन होता है कि अगर आपका वीज़ा वेटिंग फॉर एम्बेसी अप्रूवल पे जाता है तो आप कुछ पैसे अदा करके एम्बेसी से क्लियर करवा लेते हैं। मगर दुबई वीज़ा के अंदर 100% आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाती है और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उम्रा वीज़ा भी खुदा ना खास्ता अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाती है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखें कि उम्रा वीज़ा रिजेक्शन इस वक्त 99.99% नहीं है, यानी 0.1% का सिर्फ चांस है। और मैंने तकरीबन पिछले 2 साल के अंदर अपने ट्रैवल से किसी एक बंदे का भी वीज़ा रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा है। तो उम्रा वीज़ा के अंदर रिजेक्शन यूँ समझना के ना होने के बराबर है। उम्रा वीज़ा के अंदर एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा बाज़ों का ज़्यादा हो जाती है और बाज़ों का एवरेज हो जाती है, वो होती है वेटिंग फॉर एम्बेसी अप्रूवल। बाज़ लोग इसे परेशानी समझते हैं। मेरी नज़र में ये चीज़ परेशानी नहीं है। अगर इंटरनेशनल लॉज को आप देखें तो ये मेरी नज़र में आसानी है। इसलिए आसानी है कि आपका वीज़ा डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि आपके वीज़े पर आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप उस वीज़े को क्लियर करवा लें चंद पैसे अदा करके एम्बेसी जाकर। दूसरी किसी कंट्री के वीज़ा के अंदर तो क्लियरली ये है, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो या फला 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 बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो बस वो रिजेक्ट हो गया। उम्रा वीज़ा के अंदर यूँ समझ लें कि उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए ये एक ऑप्शन होता है कि आप अपने वीज़े को क्लियर करवा सकते हैं। लिहाजा अक्सर लोग इस बात पर अपने ट्रैवल एजेंट से बहस करते हैं, लंबी लंबी गुफ्तगू होती है, बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। तो इसमें किसी किस्म की लंबी चौड़ी जिद बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको यूँ समझें कि सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। सारी दुनिया के अंदर वीज़े सेंड टू एम्बेसी ही होते हैं। अब इसके हल की तरफ हम आते हैं कि भाई इसका हल क्या है, या उससे हल से पहले हम इसकी वजह की तरफ आते हैं कि भाई ये होता क्यों है। सबसे पहली वजह तो मैंने इसकी ये बता दी कि सारी दुनिया के अंदर ये होता है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उम्रा वीज़ा के अंदर ये इन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि वीज़ा रिजेक्ट करने के बजाय ये एम्बेसी सेंड कर देते हैं कि भाई एम्बेसी से आप अप्रूवल ले लें जाके, एम्बेसी हमारी अप्रूव कर देगी तो आपको हम वीज़ा दे देंगे। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि किसी पासपोर्ट पर अगर हल्का सा भी डाउट होता है तो उस वीज़े को सेंड टू एम्बेसी किया जाता है। ये पासपोर्ट अगर पहली दफ़ा जाने वाले बंदे का है तब भी हो सकता है, ये पासपोर्ट ऐसे बंदे का है जो साल में कई सफ़र करता है तब भी हो सकता है। ये पासपोर्ट मर्द का हो या औरत का हो, दोनों के साथ हो सकता है। इसकी एक वजह यह भी होती है कि पाकिस्तानी बहुत सारे वहाँ जाते हैं, भीख मांगते हैं, वहाँ जाकर इलीगल कामों में लग जाते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, छुप कर हज करने की कोशिश करते हैं। एक उम्रा वीज़ा पर जो ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त स्टे 28 डेज़ का है, उस पर 90 दिन बल्कि बाद लोग उससे ज़्यादा भी रुकने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक अब इलीगल है, लिहाजा इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ये पाबंदियाँ लगाती है। अब जब आप आ जाते हैं क्लियर की तरफ, तो क्लियरिफिकेशन में सबसे पहला काम ये करते हैं कि भाई आप तशहीर से जाके अपनी बायोमेट्रिक करवाएं, या सऊदीया ने अपनी वीज़ा बायोमेट्रिक ऐप लॉन्च की है जो प्ले स्टोर पर है, उससे आप अपनी बायोमेट्रिक करें। उससे क्या होता है, ये आपका फेस, आपके फिंगरप्रिंट्स स्कैन कर लेते हैं। अब सऊदी सिस्टम के अंदर आपका फेस भी जा चुका है, आपके फिंगरप्रिंट्स भी जा चुके हैं। खुदा ना खास्ता आप एक दिन के लिए भी इजाफी तौर पर सऊदी अरब में दर से उधर होते हैं तो सऊदी अरब आपको बहुत आसानी से अपने जो उनके सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं उसके ज़रिए वहाँ से पकड़ लेगा, और आप मिनट भर के लिए भी एक्स्ट्रा सऊदी अरब में नहीं रह पाएंगे। एक चीज़ तरीकाकार ये है कि आप एम्बेसी में पहले वो बायोमेट्रिक करते हैं, उसके बाद एम्बेसी में अपना पासपोर्ट भेजें इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद से एम्बेसी से वो पासपोर्ट क्लियर होकर आए। एम्बेसी की एक मखसूस फ़ीस है वो अदा की जाएगी। उसके अलावा आप और हम आम बंदा कोई भी एम्बेसी में ऐसे ही नहीं मुँह उठा के जा सकता, लिहाजा वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग हैं, उनके ज़रिए आप पासपोर्ट भेजेंगे, जो जो लेकर जाएगा वो अपनी फ़ीस भी लेगा। तो ये तरीकाकार होता है पहला, यानी पासपोर्ट भेज कर इस्लामाबाद क्लियर करवाना। अब क्योंकि मैं कराची से बैठकर वीडियो बना रहा हूं तो आप जानते हैं कराची से इस्लामाबाद का फासला अच्छा खासा है। अगर आप टीसीएस के जरिए भी भेजते हैं तो एक दिन जाने का और एक दिन आने का लगता है। 600-700 रुपये टीसीएस वाला भेजने के और लाने के लेता है, यानी 1200-1500 रुपये ये हो गए। फिर जो वहाँ बैठा हुआ एजेंट है वो अपनी फीस लेता है, और फिर एम्बेसी के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो अपनी फीस लेता है। तकरीबन ये बिल मिला के कोई 7-8 हज़ार रुपये बन जाते हैं अगर आप पासपोर्ट भेज के क्लियर करवाते हैं।
मगर अब सबसे अहम बात की तरफ आ जाएं, पिछले सीज़न के शुरू में ही मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने खुद भी ये नुकसान उठाया था कि हमने पासपोर्ट वहाँ भेज दिया और पासपोर्ट वहाँ से आते आते इतना वक्त लग गया कि मेरे एक क्लाइंट की फ़्लाइट सर पे खड़े हुई थी, रात 12 बजे की PIA की फ़्लाइट थी। ठीक है, मुझे उस बंदे का नाम भी आज तक याद है, काशिफ उस बंदे का नाम था, और पासपोर्ट इस्लामाबाद में था। और इस्लामाबाद से कोई फ़्लाइट ऐसी नहीं आ रही थी कि जिसके ज़रिए हम बाय एयर भी मंगवाने को तैयार थे कि चलो 20-25 हज़ार 30 हज़ार का टिकट लगेगा, कोई बंदा बाय एयर लेके आ जाए। बल्कि हमारा एक बंदा वहाँ मौजूद था ऑलरेडी, वो लेके आने के लिए मैं तैयार था, मगर वो फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। तो ऐसा नुकसान हमने बर्दाश्त किया कि फिर उस बंदे की PIA की वो फ़्लाइट हमने रीशेड्यूल करवाई, उसको आगे भेजा, उसकी सारी फैमिली चली गई, वो बेचारा 2 दिन बाद गया। एक चीज़ ये भी हुई, एक चीज़ ये भी हुई कि हमारी फिर एक PIA से हमने कार्गो मंगवाया, वो बिल्कुल एंड टाइम पे आखिरी आधे घंटे के अंदर वो पासपोर्ट हमें मिला और फिर वो बंदा खैर सफ़र कर गया। यानी बताने का मकसद ये इन वाक़यात से कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पासपोर्ट जब भेजते हैं तो आपकी फ़्लाइट का टाइम सर पे आ जाता है और पासपोर्ट आपका इस्लामाबाद में बसा होता है। तो अब क्या करते हैं, एहतियाती तौर पर बगैर पासपोर्ट भेजे यहीं रखे रखे पासपोर्ट आपका यहीं रहेगा, ऑनलाइन एजेंट के थ्रू इस्लामाबाद से वीज़े क्लियर करवाए जाते हैं, जिसकी फ़ीस तकरीबन 12,000 से 15,000 के दरमियान लग रही होती है। ये फ़ीस अदा करके आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका पासपोर्ट भी कहीं नहीं जाता, आप बैठे बिठाए एजेंट के थ्रू इस्लामाबाद से वीज़ा क्लियर करवा लेते हैं। इससे सहूलत ये होती है कि जैसे ही वीज़ा क्लियर हुआ और उसके 2 घंटे बाद भी अगर आपकी फ़्लाइट है तो आप जा सकते हैं कि वीज़ा आपका अभी आया और 2 घंटे बाद आपने सफ़र कर लिया। तो ये एक सहूलत हो जाती है आपको अगर आप इस तरीके से वीज़ा क्लियर करवाते हैं। बाकी दूसरा वाला तरीका भी अभी तक मौजूद है कि आप पासपोर्ट TCS के ज़रिए भेज दें, या कोई बंदा आपका वहाँ जा रहा है उसके ज़रिए भेज दें, या कोई शख्स अगर मेरी वीडियो देख रहा है वो लाहौर इस्लामाबाद में मौजूद है, वहाँ से करीब है उनके यहाँ, तो वो वहाँ जाकर एजेंट के पास पासपोर्ट पहुँचा दे। वो ट्रैवल एजेंट जो भी वहाँ पर नुमाइंदा है एम्बेसी का, वो उसे बआसानी आपको क्लियर करवा के 1 से 2 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट वापसी दे देगा। मगर ज़ाहिर ये प्रोसेस उस सूरत में हो सकता है कि आपके पास कम से कम भी 3-4 दिन का वक्त होना चाहिए। अगर आप यहाँ से भेजेंगे तो आपका 1 दिन पासपोर्ट जाने में लगेगा, 1 दिन पासपोर्ट आने में लगेगा, और इस तरीके से आपके पास कम से कम 2 से 3 दिन होने चाहिए ताकि बआसानी आप ये प्रोसेस मुकम्मल कर सकें। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो है सेंड टू एम्बेसी के हवाले से। फिर दोहरा दूँ, अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना टेंशन लेंगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत और आजमाइश हो सकती है। बगैर परेशानी के, बगैर टेंशन के आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ वीज़ा अप्लाई करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ कि बगैर टेंशन, बगैर परेशानी के, अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखते हुए वीज़ा अप्लाई किया है। आज तक मेरा अपना वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सेंड टू एम्बेसी नहीं हुआ है, और मैंने कोई इस पर एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं लगाया, और ना कि कोई फार्मूला है कि हम सिस्टम में फला चीज़ डाल दें तो उससे वीज़ा बच जाए सेंड टू एम्बेसी होने से। कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है, वो है अल्लाह और उसके रसूल पर आप यकीन रखें। और अगर उसके बावजूद भी हो जाए तब भी इस पर अल्लाह ताला की बारगाह में आप नाशुक्री ना करें, बल्कि इस बात पर यकीन रखें कि शायद इसी में मेरे लिए कोई बेहतरी थी। ये 10,000 15,000 जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, शायद मैं बहुत बड़े किसी नुकसान से इस 10-15,000 देकर बच जाऊंगा। तो अल्लाह के ज़ात पर जितना ज़्यादा तवक्कुल रखेंगे तो ये दुनियावी मामला उतने आसान हो जाएंगे। मैं यहाँ बैठ के जितना भी लंबा भाषण दे दूँ वीज़ा सेंड टू एम्बेसी और ये और वो, अल्लाह ताला को जो मंजूर होना आपको पता है वही है। तो ये सारी की सारी दुनियावी बातें यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखें, जो हालिया मामला हो रहे हैं उन पर भी नज़र रखें, और तवक्कुल, यकीन और ये सारे मामला अपने अल्लाह की बारगाह पे रखें। देखिए मैंने लफ्ज़ उम्मीद इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद का लफ्ज़ नहीं बल्कि यकीन का लफ्ज़ रखें। आप यकीन रखें कि इंशाल्लाह सारे मामला आसान हो जाएंगे। और अगर कभी मुश्किल आ भी जाए, सिर्फ उम्रे के मामले में नहीं कह रहा मैं, जनरली आपकी लाइफ के अंदर किसी भी मसले के अंदर आप अल्लाह की बारगाह में अच्छा गुमान रखें। और अगर कहीं कोई परेशानी, कोई आजमाइश आ भी जाए, तब भी अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करें कि मालिक तूने किसी बड़ी परेशानी से मुझे बचा लिया और इस परेशानी में डाल दिया, तेरा शुक्र है, तो इस परेशानी से भी निकाल दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर मुश्किल में आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। तो मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इस तरीके की मालूमाती वीडियोज़ आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।